हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर, जिसका पेपर कोड आप देख सकते हैं 822HY। और यह जो 2024 का पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि अगर पिछले 10 से 12 साल तक का अगर पेपर आप हल कर लेते हैं, सभी सेट को हल कर लेते हैं, तो आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की गारंटी है, क्योंकि पिछले साल के प्रश्न ही आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वही आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर आप 10 से 12 साल तक के पेपर को हल कर लेते हैं तो आपको यह जो टारगेट 90 प्लस का है इसको पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस चैनल पे मैं आपको 2023 और 24 के सभी सेट को हल कराने वाला हूं, यानी मिनिमम आपको 14 मॉडल पेपर तो मिनिमम कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि एक साल में 7 सेट बनते हैं, 2 साल के 14 सेट हुए और 14 सेट को मैं आपको हल कराने वाला हूं। बिल्कुल आपको एक एक प्रश्न को सलूशन सहित आपको हल कराने वाला हूं, कहीं पे भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं छोड़ने वाला हूं। इस चैनल पे 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां से उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें और इस चैनल के साथ जुड़कर आप अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएं। यहाँ पे देखिए, दूसरी बात आपको यह बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैथ का जो है चैप्टर 1 से लेकर 12 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। लास्ट के 2 चैप्टर बचे हुए हैं, जिसका वीडियो बहुत जल्दी ही आपको प्रोवाइड होने वाला है और वो अभी 2 चैप्टर आपके बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और जो लास्ट के चैप्टर है सांख्यिकी और प्रायिकता, जिसका वीडियो बहुत जल्दी ही 1 से 2 दिन के अंदर आपको वह वीडियो मिलेगी और आपके सभी चैप्टर जो है बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अगर पीछे के आप किसी भी चैप्टर को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल पे 7K होने वाला है, आप थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें, ताकि इस साल तक, मैं 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस साल तक चैनल पे कम से कम 10K हो जाए। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो निश्चित रूप से यह टारगेट बहुत बड़ा नहीं है। अगर मैं आपके लिए प्रतिदिन मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि सबसे पहले तो अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। और चैनल के लिए आपको केवल इतना ही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट दिसंबर तक 10K कर दीजिए, और बहुत बड़ा गैप नहीं है, 7K होने ही वाला है, 3000 का बस गैप है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो बहुत जल्दी ही 10K हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल है। फर्स्ट ऑप्शन है -5/2, सेकेंड ऑप्शन है -5/3, थर्ड ऑप्शन है -5 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो देखिए, शून्यकों का जो योगफल होता है स्टूडेंट्स, उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है शून्यकों के योगफल का -b/a। अब आप कहेंगे कि b और a का मान क्या कहाँ से आएगा? तो b और a का मान इस बहुपद से मिलेगा। इसकी तुलना हम करेंगे जो मानक समीकरण होता है ax² + bx + c से। a के स्थान पे देखिए, यहाँ पे x² से x² कटा, a के स्थान पे क्या मिला? 3। तो a का मान 3 हुआ। b का मान क्या होगा? b का मान यहाँ पे देखिए, x से x कटा, b का मान क्या हुआ? 5। तो b के स्थान पे क्या है? 5। तो यह हो गया, ठीक है। अब हमें a और b की जरूरत है। सूत्र में माइनस है, तो -b का मान 5 और a का मान 3, -5/3, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में -5/3 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है -5/3, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। फर्स्ट ऑप्शन है -3/10, सेकेंड ऑप्शन है
3/10, थर्ड ऑप्शन है -10/3 और फोर्थ ऑप्शन है 10/3। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और ए के मान को ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी हल नहीं होगा तो उसके लिए ए का मान क्या होगा। यहाँ पे आप समीकरण देख रहे हैं और यहाँ पे एक समीकरण है। देखिए पहला जो मान होता है वो होता है A1, यहाँ पे होता है आपका B1 और यहाँ पे देखिए यह होता है आपका A2, यह होता है आपका B2, हाँ यहाँ पे यह जो है C1 और यह C2। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है देखिए A1 बटे में A2, तो A1 का मान यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है ना, A1 का मान क्या है यहाँ पे 2 है। B1 का मान यहाँ पे A है। हमेशा जो है जो चर राशियां हैं वह नहीं होंगी, चर के अलावा जो है वह A1 B1 का मान होगा। अगर नहीं कुछ लिखा रहेगा तो वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो A1 बटे में A2 सूत्र होता है देखिए A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। ठीक है, अब यहाँ से मान रखते हैं, तो मान रखेंगे आपको कोई हल नहीं है तो A1 बटे में A2 बटे में B1 बटे में B2 इक्वल टू C1 बटे में C2। अब यहाँ से मान रखते हैं, देखिए मान रखेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू नॉट होता है। ठीक है, मान रखेंगे यहाँ पे तो A1 बटे में A2, तो A1 का मान क्या है देखिए A1 का मान है 2, 2 बटे में A2 का मान है 3, तो 2 बटे में 3 बराबर B1 बटे में B2, तो B1 का मान है A और B2 का मान है -5। ठीक है, हमें अगले मान की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहीं से हमें A का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे ऐसे, तो देखिए 3A बराबर क्या हो जाएगा 3A बराबर -10। हमें A का मान चाहिए तो -10 और बटे में 3, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। A बराबर -10 बटे में 3। अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं -10 बटे में 3, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, समीकरण 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। फर्स्ट ऑप्शन है परिमेय और बराबर, सेकेंड ऑप्शन है अपरिमेय, थर्ड ऑप्शन है परिमेय और असमान, फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक नहीं। तो देखिए मूलों की प्रकृति के लिए कंडीशन क्या होती है, देखिए यहाँ पे मूलों की प्रकृति के लिए सबसे पहले विविधकर का सूत्र लगाते हैं। यहाँ से सबसे पहले ABC का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी तुलना हम करेंगे AX² + BX + C से, तो एक के स्थान पे 2 है तो A बराबर 2 हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 5 और C बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे B² - 4AC विविधकर का सूत्र होता है, तो यहाँ पे मान रखेंगे। B का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 -4, A का मान है 2 और C का मान है 4। अब यहाँ से इसको हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 - 4 चौके 16 दूनी 32, 32 में से 25 गया 7, -7 आएगा। अब देखिए यह जो विविधकर का मान आया यानी D, विविधकर को D से प्रदर्शित करते हैं, तो D का मान जब माइनस में होता है तब वह जो है क्या होता है, जो मान होता है वह काल्पनिक होता है या वास्तविक नहीं है होगा। ठीक है ना, काल्पनिक ऑप्शन में तो है नहीं, तो जब माइनस में आएगा तो वह क्या होता है काल्पनिक होता है, और काल्पनिक ऑप्शन में नहीं है तो यानी वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं कि वास्तविक नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक नहीं है। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डैश 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 254 का अंत से 10वां पद होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 208, सेकंड ऑप्शन 204, थर्ड ऑप्शन 209 और फोर्थ ऑप्शन 214। सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद सार्वंतर यह सभी ज्ञात कर लेते हैं, तो A बराबर हो जाएगा 4, D बराबर हो जाएगा, देखिए जो अगला पद होता है उसमें से पीछे वाले पद को माइनस कर देते हैं, तो 9 में से 4 गया 5। अब जब भी आपको अंत से 10वां पद का मतलब यानी बुक में जो फार्मूला यूज करता है अंत से 8वां पद बोलते हैं, अंत से 8वां पद, तो यहाँ पे 10वां पद पूछ रहा है अंत से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अंत से 10वां पद, 10वां पद बराबर, उसके लिए सूत्र होता है आपका, ठीक है ना, उसके लिए क्या सूत्र होता है देखिए L - R - 1 × D, यह आपका सूत्र होता है, जहां पे यल जो है अंतिम पद को प्रदर्शित करता है। अब अंतिम पद यहाँ पे क्या है 254, तो यहाँ पे मान रखेंगे 254 - R, R का मान है 10वां पद,
ठीक है, तो r-1 यानी 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, और गुड़े डी का मान है 5। अब यहाँ पे देखिए 254 माइनस 9 बचे 45, माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो 254 में से 45 जाएगा तो क्या हो जाएगा 209 हो जाएगा। माइनस करने पर क्या आएगा 209, क्योंकि 45 5 50 4 54 9 और यहाँ पे 200, तो 209 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन से ऑप्शन में 209 आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में 209 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको। देखिए, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। अब कह रहा है कि सांकेतिक रूप में अगर इसे व्यक्त करना है तो उसका सही रूप क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो जो समरूप त्रिभुज होता है उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब जहाँ पे आपको संगत भुजा और संगत कोण दिखाएगा वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ बढ़ने से पहले हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। देखिए संगत भुजा में देखिए हमें क्या क्या मिलना चाहिए, ए बी मिलना चाहिए और डी ई मिलना चाहिए। यह संगत भुजाएं हो गई। यानी हमें अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें संगत भुजा कब मिलेगी, जो बी सी है और डी एफ जहाँ पे एक साथ मिलेगा वह हमें संगत भुजा मिलेगी। जहाँ पे भी बी सी और डी एफ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों का अनुपात जहाँ पे भी मिलेगा यानी दोनों एक सीक्वेंस में आएंगे तो वह क्या हो जाएगा, वही ऑप्शन आपका राइट होगा। जैसे त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए कब कब वह बराबर मिलेगा, यह दोनों तो ए बी और डी ई या ई डी यह आपस में मिल जाएंगे। अब बी सी और डी एफ आना चाहिए, यानी यह त्रिभुज किस रूप में होगा, यह त्रिभुज हमें मिलेगा जब इस रूप में त्रिभुज ई डी और एफ इस रूप में मिलेगा, जहाँ पे वही ऑप्शन आपका राइट होगा ई डी एफ के रूप में। क्यों, क्योंकि देखिए ए बी और यहाँ पे ई डी, देखिए ए बी और ई डी यह एक साथ बराबर हो गए, यानी यह संगत भुजाएं हो गई। फिर बी सी और डी एफ, तो बी सी का मान क्या है यहाँ पे है और डी एफ यहाँ पे है, देख रखते हैं। तो जब इस सीक्वेंस में जो भी ऑप्शन होगा वह राइट होगा। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो यहाँ पे देखिए डी ई एफ है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए ए बी और यहाँ पे डी ई आया हुआ है, तो ए बी और डी ई तो बराबर हैं, लेकिन अब बी सी और ई एफ की बात करें तो बी सी यहाँ पे है और ई एफ यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मान ही आप देख रहे हैं कि नहीं दिया हुआ है, तो यह नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ डी। तो ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी और ई एफ, ए बी यह वाला और ई एफ यह वाला, तो संगत है ही नहीं, तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी एफ, तो यह आपका समरूप लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने पहले लिख दिया है। यहाँ पे नियम जब हम बता रहे थे तो यहाँ पे बताए हैं ए बी सी और ई डी एफ। अब यह देखिए कैसे समरूप है, देखिए ए बी और ई डी, तो ए बी का मान देखिए यहाँ पे है ए बी का मान यह, और ई डी का मान, तो यह संगत भुजाएं हो गई। फिर हम देखते हैं बी सी और डी एफ, तो बी सी का मान यहाँ पे 3 और डी एफ यहाँ पे क्या हो गया 6, तो यह दोनों क्या हो गए संगत भुजाएं हो गई। ठीक है ना, संगत भुजा हो गई और यहाँ पे जो संगत कोण हो गए, यानी देखिए बी बीच में है तो यहाँ पे डी बीच में है, यानी कोण भी संगत हो गए। यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे ई डी है तो संगत भुजाएं हो गई। फिर बी सी है तो डी एफ है तो यह भी संगत भुजाएं हो गई। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी एफ। ठीक है, आई होप कि यहां तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है -3, सेकेंड ऑप्शन है -4, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 6। देखिए मूल बिंदु का मतलब क्या है, 0 0। यहाँ पे यह बिंदु दिया हुआ है, मूल बिंदु का मतलब 0 0। अब इससे दूरी पूछ रहा है, तो देखिए उसके लिए क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपको बहुत ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दोनों मान 0 हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यह x1 यह y1 यह x2 और यह y2, दूसरा मान y2। ठीक है, अब यहाँ पे x2 - x1, तो x2 का मान क्या है 0, तो 0 - 3
का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 0 माइनस, यहाँ पे सूत्र में भी माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस भी लगा रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब स्क्वायर होगा तो माइनस प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ पे 3 और 0 3 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, या रूट में होंगे। तो 9 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल होगा वह क्या होता है 5 होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 5 किस में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 5 आया हुआ है। तो यह आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, यदि कॉट ए बराबर -3/4 हो तो सेक ए का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 4/3, सेकंड ऑप्शन है 5/4, थर्ड ऑप्शन है 3/5 और फोर्थ ऑप्शन है 5/3। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कॉट ए बराबर 3/4, तो देखिए यहाँ से हम tan ए का मान निकाल सकते हैं, और आपको पता है कि tan जो है क्या है, tan ए का मान कॉट का उल्टा, यानी इसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे, यानी 4/3 हो जाएगा। यहाँ से हम सेक ए का मान निकाल सकते हैं। सेक ए बराबर हो जाएगा यहाँ से रूट में 1 प्लस tan²a, यह सूत्र होता है, ठीक है। यह क्या होता है सूत्र होता है। सूत्र आदि जानने के लिए आप एक बार जो वीडियो चैप्टर की पढ़ी हुई है उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम आपको सूत्र को पूरा समझाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक बार चैप्टर को जरूर पढ़ें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सभी चैप्टर का, ठीक है। तो उसको एक बार आप जरूर देखें। यहाँ से मान रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस tan²a, tan का मान क्या है 4/3, स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इसका इसमें हो जाता है गुणा, और फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 एक कम 9, 16 और 9 क्या हो जाएगा, देखिए 9 एक कम 9, तो यह इस रूप में हो जाएगा। यहाँ पे इस रूप में इसको जब हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 9 और प्लस 16/9, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 16 और 9 हो जाएगा 25/9, और इस पे रूट, तो 25 5 का स्क्वायर है और 9 जो है 3 का स्क्वायर, तो 5/3। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में 5/3 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है 5/3, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 60 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 90 डिग्री। तो देखिए tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो यहाँ से tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा बटे में cos अल्फा बराबर sin अल्फा, ठीक है। tan को हम क्या लिख सकते हैं sin और cos के रूप में लिख सकते हैं, और यह बराबर है sin अल्फा के। यहाँ से हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में sin अल्फा से भाग दे देंगे, यानी देखिए जब इधर भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए sin अल्फा, और इधर भी sin अल्फा से भाग दे देते हैं, तो sin से sin तो कट गया, यहाँ पे क्या आया 1। अब यह 1/cos अल्फा बराबर 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 1/cos अल्फा बराबर 1, यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा cos अल्फा बराबर 1। अब cos अल्फा बराबर 1 हो गया तो cos किसका मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, देखिए cos अल्फा बराबर 1 किसका मान होता है cos 0 का, तो cos 0, ठीक है। cos से cos कट गया, अल्फा बराबर क्या आया 0 अंश, ठीक है, 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में ही 0 डिग्री आया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:3 है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 30 अंश, सेकेंड ऑप्शन है 45 अंश, थर्ड ऑप्शन है 60 अंश और फोर्थ ऑप्शन है 90 अंश। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं इसको। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई का, यानी यह एक छड़ है, ठीक है, छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात। अब जब यह छड़ है तो छाया कहीं ऐसे पड़ेगी, ठीक है, छाया जब ऐसे पड़ी तो छड़ की लंबाई यह 1 है और छाया यह क्या है √3 है। अब यहाँ पे एंगल बनेगा, उन्नयन कोण बन रहा है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण यानी इसको हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है।
तो आपसे इसी उन्नयन कोण का मान पूछ रहा है। अब आप जानते हैं कि यह आपका लंब है, यह आपका लंब है, और यह आपका क्या है, आधार है। अब लंब बटे आधार तो आपको कौन बताता है, लाल बटे कक्का से आप जानते हैं कि लंब बटे आधार tan थीटा बताता है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब 1 है और आधार क्या है, √3। लंब 1 है और आधार क्या है, √3। अब 1 बटे में √3, यहाँ से हमें थीटा का मान चाहिए, तो tan थीटा बराबर tan 1 बटे √3 किसका मान होता है, 30 का मान होता है। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर क्या आया, 30 अंश। यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है उसका मान आ गया 30 अंश। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि 30 अंश आया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 क्या है, देखिए एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है अनंत। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा इस प्रश्न को। हमने एक वृत्त बनाया, प्रश्न में कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाएं। अब वृत्त का यही तो सिरा होगा व्यास का, यह जो गोल वाला भाग है जो उसकी परिधि, क्योंकि व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक टच करेंगे तो यही व्यास होगा। यानी हम किसी भी साइड से व्यास ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, चाहे ऐसे, कोई भी लाइन जो कि एक भाग से, जो कि केंद्र से होकर जाए और एक भाग से दूसरे भाग को टच करे, ठीक है ना, तो वह क्या कहलाएगा, वह उसका व्यास कहलाएगा, जो कि केंद्र से होकर जाए, यह ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों से खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखिए मान लीजिए कि हम मान लेते हैं, यहाँ पे चलिए कलर दूसरे कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए बेटर। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे यह व्यास के 2 सिरे हैं, इससे अगर समांतर रेखाएं खींचे तो एक यह लाइन हुई और एक यह लाइन हुई। यानी अगर हम उसके व्यास के सिरों से कहें तो केवल 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं किसी भी व्यास के सिरे से। देखिए एक व्यास का सिरा यहाँ पे है, एक व्यास का सिरा यहाँ पे है, अगर इससे भी हम खींचें तो 2 समांतर रेखाएं ही होंगी किसी भी व्यास के सिरे से हम खींचेंगे। यह मान लीजिए अगर व्यास है तो यहाँ से भी खींचेंगे तो ऐसे और ऐसे, यानी किसी भी व्यास के सिरे से अगर हम खींचेंगे तो 2 समांतर रेखाएं होंगी। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C2। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 11 है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 18 पाई, सेकेंड ऑप्शन है 20 पाई, थर्ड ऑप्शन है 24 पाई और फोर्थ ऑप्शन है 30 पाई। आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जान लेते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है स्टूडेंट्स थीटा बटे में 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, यह सूत्र होता है। यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ है 60 अंश, मान रखते हैं तो 60 अंश बटे में 360 अंश गुणे पाई को वैसे ही रखेंगे क्योंकि आंसर आप देख रहे हैं पाई के रूप में आया हुआ है, और फिर आर का मान यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, 0 से 0 कट गया, यहाँ से कट करेंगे तो 36 के पहाड़ा में 4 बार में क्या आ रहा है 144 आ रहा है, 4 छके 24 के 4, 4 3 12 2 14। अब यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 4, तो 6 चौके 24 पाई। ठीक है, और यह क्षेत्रफल की बात हो रही है तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कि 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, वो सी वाले में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है, यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पाई बटे में 3 d पे पावर 3, सेकंड ऑप्शन है पाई बटे में 24 d पे पावर 3, थर्ड ऑप्शन है 4 बटे में 3 पाई d पे पावर 3 और फोर्थ ऑप्शन है पाई बटे में 6 d पे पावर 3। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए एक गोले का व्यास दिया हुआ है d, तो आपको पता है कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है,
तो यहाँ से हमें आर का मान मिल जाएगा D/2, यह हमें आर का मान मिल गया। अब गोले का आयतन पूछ रहा है, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यह सूत्र होता है, आपको पता होगा। अब यहाँ से मान रखेंगे, देखिए 4/3, पाई को हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि पाई के रूप में आंसर आया हुआ है। आर का मान, आर क्यू है तो आर का मान क्या है D/2, तो इसको हम 3 बार लिख देंगे क्योंकि क्यू है। D/2 गुणे D/2 गुणे D/2। यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 कट जाएगा, बचा क्या D, तो D पे पावर 3, यानी देखिए यह आपका हो जाएगा पाई/3, ठीक है ना, और D पे पावर 3, यह आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 छूट गया है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 भी है, तो पाई/6 हो जाएगा, पाई/6 D पे पावर 3। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका आया हुआ पाई/6 D पे पावर 3, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, पाई/6 D पे पावर 3, यह राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन 2 पाई आर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 3 पाई आर स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर त्रिज्या के एक ठोस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या जिसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, वह पूछ रहा है। तो उसके लिए तो डायरेक्ट सूत्र ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आइए इसको समझा देते हैं कैसे आया। देखिए जो अर्धगोला होता है कुछ इस आकृति का होता है, देखिए ऐसे, तो यह जो उसका वक्र भाग होता है, यह यहाँ से यहाँ तक, इसका जो सूत्र होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यह जो ऊपर वाला भाग है, जो आधार वाला भाग है, यह वाला भाग, यह एक वृत्त के आकार का होता है, और उसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जब पूरा जोड़ देंगे तब वह संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं होता है, 1 होता है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 13 के लिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है, यहाँ पे टेबल आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0 से 5, सेकेंड ऑप्शन है 5 से 10, थर्ड ऑप्शन है 10 से 15, और फोर्थ ऑप्शन है 15 से 20। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, और यह प्रश्न बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल एक पूछता है, माध्यिका वर्ग। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो डाटा आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से संचयी बारंबारता निकालते हैं। चलिए इसी टेबल में हम आगे बढ़ा लेते हैं और संचयी बारंबारता यहाँ पे लिख देते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है ना, बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे, देखिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए संचयी बारंबारता ध्यान रखना है, पहले वाले कॉलम में तो वही लिखेंगे 4, फिर यह जो है इसमें जुड़ जाता है, तो 6 और 4 10, फिर इसमें 5 जुड़ जाएगा, 10 5 15, ठीक है। फिर 15 में 8 जुड़ जाएगा, तो 15 और 8 क्या हो जाएगा 23, 23 में 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 25। यह आपका आता है यन का मान हो गया, जो लास्ट में आया वह क्या हो गया यन का मान। तो यन बटे में 2 होता है, यानी 25 बटे में 2 भाग दे देंगे तो 12.5 हो जाएगा। अब इसके आगे वाला मान देखेंगे कि जस्ट इसके आगे यह जो संचयी बारंबारता, यह इसके आगे वाला मान कौन इसके करीब में है, तो आगे जस्ट इसके जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 15 आया हुआ है। अब 15 आया हुआ है तो उसी के वर्ग अंतराल को हम लोग लेंगे, ठीक है ना। 15 आया हुआ है यानी कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो तीसरा वाला वर्ग अंतराल कौन सा है 10 से 15, ठीक है ना, यानी 10 से 15 जो इसमें होगा वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, देखिए 15 यहाँ पे कौन से में आया हो इसमें, यानी 10 से 15 जिसमें होगा वह आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आइए यहाँ पे अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 10 से 15 किस में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 10 से 15, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 हैं, तो इसका बहुलक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 28, सेकेंड ऑप्शन है 31, थर्ड ऑप्शन है 33, और फोर्थ ऑप्शन है 35। देखिए सूत्र होता है स्टूडेंट्स, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुणे में माध्यिका
ठीक है, 3 गुणे में माध्यिका, ठीक है, माइनस 2 गुणे में माध्य, यह आपका सूत्र होता है, ये इसको ध्यान रखना है। 3 गुणे में माध्यिका, तो 3 गुणे माध्यिका का मान क्या है, माध्यिका का मान है 29, तो 3 गुणे में 29 माइनस 2 गुणे में माध्य का मान है 27, यहाँ पे गुणा करके और घटा लेंगे, तो देखिए 3 9 27 के साथ 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, माइनस 27 में 2 सते 14, 4 2 दूनी 4 1 5, माइनस कर देंगे तो 7 में से 4 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, 33 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आएगा 33। अब कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है 33, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं कि 33 आया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में 33 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है। निम्नलिखित सारणी, यहाँ पे वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है, का माध्य होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 21, सेकंड ऑप्शन है 23, थर्ड ऑप्शन है 25 और फोर्थ ऑप्शन है 26। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं इसको एक एक स्टेप को। सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 10, ठीक है, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30 और फिर 30 से 40, यह दिया हुआ है। उसके बाद बारंबारता दिया हुआ है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं यफ से, ठीक है, तो या यफ आई से। चलिए, तो बारंबारता क्या है, 2 1 4 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बारंबारता वाले को यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा दिखा देते हैं, एफ आई, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 2 1 4 3, 2 1 4 3। यहाँ से हम लोग निकालेंगे एक्स आई का मान, यानी मध्यमान जिसे आप कहते हैं। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 10 और 0 10 ही होगा, 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 10 30, 30 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 15, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 30 और 20 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो 25, फिर 40 और 30 70, 70 में 2 से भाग देंगे तो 35। यहाँ पे आता है आपका एफ आई यक्स आई, यानी गुणा कर लेंगे इन दोनों का, तो 2 पचे 10, ठीक है, 15 एकम 15, ठीक, 25 चौके 100 और फिर 35 तिहाई 105। अब जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 15 10 25, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए 100 100 200, 205 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, तो 200 क्या हो जाएगा, 25 5 30, 230 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 230, ठीक है ना, 230। यहाँ पे जब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 230। अब यहाँ पे जो एफ आई का मान है उसको भी जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 1 3 4 3 7 3 10, यह हो जाएगा 10। अब सूत्र होता है एफ आई एक्स आई बटे में एफ आई, तो इसका मान देखिए एफ आई एक्स आई का मान 230 आया और बटे में एफ आई यानी 10, तो इसमें जब 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा क्या 23, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में 23 आया हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी में 23 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि यहां तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 6/7, सेकंड ऑप्शन है 5/7, थर्ड ऑप्शन है 2/7 और फोर्थ ऑप्शन है 1/7। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले देखिए ऑप्शन जो होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा 2/7। अब कैसे होगा यह समझिए, उसके पीछे का कारण समझिए। देखिए अधिवर्ष का मतलब होता है जो लीप ईयर होता है, यानी लीप ईयर का मतलब जिसमें फरवरी 29 की होती है और जो साल होता है वह 366 दिन का होता है, तो उसे अधिवर्ष या अधिक वर्ष कहते हैं और इंग्लिश में उसे लीप ईयर कहते हैं। इतनी बातें आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक साल में आपको पता है कि 52 सप्ताह होता है। कितना सप्ताह होता है, 52 सप्ताह, यानी 52 वीक होता है, और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 2 दिन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। अब उस 2 दिन में कौन कौन से दिन हो सकते हैं, देखिए उस 2 दिन में हो सकता है कि वह दिन क्या हो, वह दिन देखिए हम शॉर्ट में यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, वह दिन हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे हो। हम किसी भी दिन से कंटिन्यू कर सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकता है कि वह दिन ट्यूसडे और वेडनेसडे हो, ठीक है। हो सकता है कि वह दिन वेडनेसडे और थर्सडे हो, ठीक है। हो सकता है कि वह दिन थर्सडे और क्या हो, फ्राइडे हो, और हो सकता है कि वह दिन क्या हो, फ्राइडे और सैटरडे हो, और हो सकता है कि वह दिन
सैटरडे और संडे हो, क्या हो संडे, यहाँ पे पूरा संडे लिख देते हैं क्योंकि यस यस से कन्फ्यूजन होगा। यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। संडे एक और छूट रहा है आपका, और अगला क्या हो सकता है, संडे और मंडे, ठीक है ना। अगला क्या होगा, संडे और मंडे, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी हुई, और उसमें से वो दोनों दिन सोमवार हो। यह क्या हुआ, दोनों दिन क्या हुआ, दोनों दिन सोमवार हो। तो यानी जो दोनों दिन सोमवार हो वह ऊपर हो जाएगा। टोटल पॉसिबिलिटी जितनी होगी, यानी टोटल पॉसिबिलिटी 7 हुई, तो 2/7, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 2/7, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। फर्स्ट ऑप्शन है 1/365, 1/366, 2/365 और 2/366। तो सबसे पहले तो यह जान लें कि जो 2020 था वह एक लीप ईयर था, ठीक है। और लीप ईयर होने के नाते इसमें जो साल के जो दिन थे वह कितने थे, 366 के थे, ठीक है, लीप ईयर के नाते। अब प्रश्न में देखिए, हम कहें कि 366 दिन में बोला हुआ दो मित्र का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। अब 366 दिन में अब कोई पैदा होगा एक मित्र, तो वह एक ही दिन पैदा होगा, और कितने दिन में, टोटल 366। तो यह तो एक के पैदा होने की प्रायिकता हो गई कि 1/366। अब दोनों एक ही दिन हों तो उसकी भी प्रायिकता यही होगी। अगर हम कहें कि दोनों एक ही दिन पैदा हों तो उसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/366। देखिए प्रश्न को फिर से समझिए, हमने बताया कि 366 दिन में से किसी एक दिन ही वह मित्र पैदा होगा, तो एक हो गया, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 366, ठीक है। और यही प्रायिकता दोनों मित्रों के जन्म लेने की होगी जो 2020 में पैदा हो रहे हैं, यही प्रायिकता उन दोनों के पैदा होने की भी हो जाएगी, यानी 1/366 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में 1/366 आया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 है। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 2 कड़ी में 2 और फोर्थ ऑप्शन है 2 कड़ी में 3। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला मान है x1, दूसरा मान है y1, यहाँ पे पहला मान x2 और यहाँ पे दूसरा मान y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी d बराबर, सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 का मान क्या है, देखिए x2 का मान है 4, तो 4 माइनस x1 का मान है 2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 3 में से 1 गया तो 2, माइनस में 2 होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट में क्या हो गया 4 और 4 8, यानी रूट में हो गया 8। अब जब इसका हम लोग बाहर वर्गमूल लेंगे तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 गुणे 2। 4 को जब रूट से बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा रूट में 2 बचेगा, यानी 2 रूट में 2, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं कि 2 रूट में 2 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए बहुविकल्पी के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है रूट में 25, सेकेंड ऑप्शन है रूट में 81, थर्ड ऑप्शन है 5/3 और फोर्थ ऑप्शन है 5 प्लस रूट में 2। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि अपरिमेय संख्याएं, अगर कोई संख्या रूट में है और वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह संख्या अपरिमेय होगी। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे हम कहें कि रूट में 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन अगर यही कहें कि रूट में 4 तो 4 क्या है, 4 2 का स्क्वायर है, तो यह जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो हमें 2 मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई संख्या रूट के अंदर है
और वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह क्या होगी, अपरिमेय होगी। अब अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या जोड़ी जाए, कोई भी संख्या घटाई जाए, ठीक है, इस रूप में हो, चाहे किसी भी संख्या का गुणा किया जाए, वह क्या होगा, वह अपरिमेय ही रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल 5 होगा। 81 पूर्ण वर्ग संख्या, यह 9 होगा। यह p/q के रूप में, यह भी परिमेय संख्या है। अब बचा क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि √2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उसके साथ 5 प्लस में है, तो यह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए इस वीडियो में इतना ही है, बाकी के जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम कवर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो बाकी के जो प्रश्न है उसको अगले पार्ट में, या पार्ट 1 है, पार्ट 2 में उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे सभी प्रश्नों को एक बार हम दिखा देते हैं, ताकि आप अपने से अगर ट्राई करना चाहें तो प्रश्नों को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न 1 के जितने भी पार्ट हैं उन सभी को आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न 1 के सभी भागों को। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 के सभी भागों को दिखा देते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 के यहाँ पे 4 पार्ट हैं, बाकी को अभी आपको दिखा रहे हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, यह सभी 4 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं यह सभी क्या 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसके आगे वाले प्रश्नों को आपको दिखा देते हैं। आगे के प्रश्नों को भी देख लीजिए। यहाँ से देखिए, यह प्रश्न नंबर 2 का अंग और यह च। फिर प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे है, जो कि 6 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3। इसके आगे के भागों को दिखा देते हैं, अथवा में फिर यह प्रश्न दिया हुआ है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेकर एक बार आप ट्राई कर सकती हैं। इसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो हम इस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन देंगे। आपको प्रॉब्लम हो ना हो, वीडियो सोल्यूशन हमें देना ही है। जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी का वीडियो सोल्यूशन हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे पार्ट 2 के रूप में, जहाँ पे पेपर कोड लिखा रहेगा, उसी से आप उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हुआ। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझे होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पुनः एक बार आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को इस साल के एंड तक 10K तक पहुंचा दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो 10K होना बहुत बड़ी बात नहीं, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, यह हमें पता है। आप सभी लोगों का प्यार ही है कि चैनल 7K तक पहुंचने वाला है, और थोड़ा सा आप सपोर्ट कर देंगे तो इस साल तक 10K हो जाएगा और हमें भी लगेगा कि आपने हमारी बातों को माना है। ठीक है ना, एज ए स्टूडेंट आपने हमारी बातों को समझा है, हमारी फीलिंग को समझा है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो और साथ ही साथ चैनल की भी हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।